हेलो दोस्तों, वेलकम टू एशियन ड्रामा एक्सप्लेन। तो लेकर आ गई हूँ मैं एक नया चाइनीज़ ड्रामा जो कि ऑनगोइंग सीरीज़ है। इसका ये एपिसोड फर्स्ट है जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। इस ड्रामे की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस ड्रामे का नाम है चेजिंग द विंड। तो हमारी कहानी की ओपनिंग होती है एक आइस स्केटिंग कंपटीशन से, जिसमें हमारी फीमेल लीड लिन भी शामिल होती है और वो कंपटीशन में सबसे आगे निकल रही होती है। वो सारे प्लेयर्स को हरा रही होती है, लेकिन गलती से वो गिर जाती है और जाकर बाउंड्री वॉल से टकरा जाती है। वो एक नई ही दुनिया में पहुंच जाती है जहां वो अपने आप को पानी के बीच में इमेजिन करती है और हमें अपनी स्टोरी सुनाती है कि पहले उसकी लाइफ कैसे हुआ करती थी। तो वो बोलती है कि यदि कोई मुझसे 10 साल पहले पूछता या 5-6 साल पहले भी पूछता कि मुझे क्या बनना है, तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसको आंसर क्या दूं, क्योंकि 10 साल पहले मैं एक छोटी लड़की थी और मैं चुपके से एक स्केटिंग स्कूल में गई थी, जहां पे मैंने देखा था कि वहां पे सिर्फ बॉयज़ को ही आइस स्केटिंग सिखाया जा रहा है। और इससे पहले कि मैं उस बॉयज़ स्कूल में एंट्री लेती, लेकिन मुझे पहले ही वहाँ के टीचर ने रिजेक्ट कर दिया था। तो मैं चुपके से बाउंड्री पार करके उस आइस स्केटिंग बोर्ड में गई और वहाँ पे अपना जलवा दिखाने लगी। लेकिन वहाँ पर एक लड़का था जिसने मुझे जाते हुए देख लिया था और वो मुझे रोक कर बोल रहा था कि तुम कौन हो, लेकिन मैं रुकी नहीं और आगे बढ़ती रही। फिर उस लड़के ने मुझसे कहा कि चलो कॉम्पिटिट करते हैं, तुम बहुत देर से अकेले ही स्केटिंग कर रही हो। अब ये लड़का हमारे ड्रामे का मेन लीड होता है, जिसका नाम निंशी होता है, जो कि इसे चैलेंज करता है और बोलता है कि चलो रेस लगाते हैं, देखते हैं कि कौन जीतता है। निंशी तो गेम में जीत रहा होता है और ये हार रही होती है। निंशी उससे कहता है कि बॉर्डर लाइन पास आने वाली है, जल्दी करो, और उसे कहता है जल्दी जल्दी जाओ। लेकिन ये इसके दिमाग में तो सिर्फ एक ही चीज़ होती है और वो है कि उसे कंपटीशन कैसे भी करके जीतना है। तो जैसे ही लिन देखती है कि बॉर्डर लाइन पास आई है, तो वो वहाँ से जंप कर देती है और सीधा जाकर बॉर्डर लाइन के ऊपर गिरती है। अब ये निंशी भी नोटिस कर लेता है, तो इसे पीछे से पकड़ लेता है, क्योंकि इसे पता है कि यदि कोई सडनली जंप करके गिर जाएगा तो उसे लग सकती है। इसीलिए इस चोटों को बचाने के लिए वो इसके साथ जंप करता है और इसे पकड़ लेता है। अब लिन उससे बाद में कहती है कि देखो मैं जीत गई हूँ और तुम हार गए हो। तो वो कहने लगता है कि इस तरीके से यदि लाइन क्रॉस करोगी तो तुम कभी नहीं जीत सकती हो, क्योंकि ये लाइन क्रॉसिंग काउंट नहीं होती है। तो ये हंसने लगती है। फिर ये बोलता है कि तुम हमारे स्कूल में क्या कर रही हो। तो ये डर जाती है। तो फिर निंशी उससे कहता है कि तुम डरो मत, मैं सिक्योरिटी को नहीं बुलाऊंगा, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हो। और एक बात बताओ, तुम्हारे ये गाल पे क्या हुआ, क्या किसी ने तुम्हें मारा है? तो जिस पे वो बोलती है नहीं। अब हमें लिन की फैमिली के बारे में पता चलता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लिन एक बहुत ही गंदी ज़िंदगी जी रही होती है। उसकी दादी उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करती हैं और सारा प्यार उसके भाई को देती हैं। और उसकी पेरेंट्स की डेथ हो जाने के बाद लिंशी अपने रिलेटिव्स के यहाँ रहती है और रिलेटिव्स उसे बिल्कुल अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं, उसे एक बर्डन की तरह समझते हैं। अब फिर से कहानी प्रेजेंट में आती है, तो ये बोलता है उससे कि तुम्हारे बालों को क्या हुआ है। तो ये बहाना बना देती है कि नॉर्थ ईस्ट चाइना में काफ़ी ज़्यादा ठंड है, इसलिए मेरे बाल इस तरीके से अकड़ गए हैं और मैंने इसी चक्कर में अपने बाल को काट लिया है जिससे वो गिरे ना। अब ये फिर से वही पुरानी क्लिप याद करती है कि उसकी दादी ने कहा था कि उसने पैसे कहाँ छुपाए हैं, लेकिन उसने कह दिया था कि उसके पास पैसे नहीं है। तो उसकी दादी ने कहा था कि मैं तुम्हारे बाल काटती हूँ, जब भी तुम्हें समझ में आएगा। और फिर उसकी दादी ने कहा था कि वापस मत आना यदि तुम जा रही हो तो। अब ये बोलता है कि तुम्हें घर वापस जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी फैमिली काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होगी। लेकिन लिन कुछ जवाब नहीं देती है। बाद में ये इसे अपने पोस्टर के पास लेकर आता है, जहाँ पर इसके सारे कंपटीशन और उसके विनिंग नेम लिखे होते हैं। तो लिंशी पूछती है कि तुमने इतने सारे अवार्ड्स जीते हैं, जिस पे वो बोलता है हाँ, और तुम भी जीत सकती हो यदि तुम आइस स्केटिंग कंपटीशन में पास हो जाओगी। तो ये अपने मास्टर को कल सुबह जाकर मना रहा होता है और बोल रहा होता है उनसे कि प्लीज़ आप उस लड़की को तो देखिए, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है, आप प्लीज़ उसका टैलेंट तो देखिए, वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। जिस पे उसके मास्टर बोलते हैं कि मैंने आजू बाजू के सारे एरिया में सर्च कर लिया है, हमारे यहाँ कोई भी टैलेंट नहीं है। लेकिन अब ये जैसे तैसे अपने मास्टर को लेकर आता है। तो लिंशी वहाँ अपना टेस्ट दे रही होती है, लिंशी गिर जाती है, तो जिससे अपने मास्टर से कहता है कि छोटी मोटी गलतियाँ तो होती रहती हैं। अब उसके मास्टर लिंशी को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। लिंशी गिर गई थी, लेकिन फिर से वो उठ के अपनी आइस स्केटिंग को कंटिन्यू करती है और मास्टर उसकी स्किल को पहचान जाते हैं कि ये लड़की स्केटिंग के लिए ही बनी है। अब उसके मास्टर उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं और लिंशी यहाँ पर पूरी दम से अपनी स्पिरिट को लगा रही होती है कि कैसे भी करके उसे यूनिवर्सिटी में जाना था। आफ्टर ऑल ये उसके लिए पैसों का सवाल था।
अब उसके मास्टर लिन शी की तारीफ़ करने लगते हैं और कहते हैं कि लिन तो काफ़ी अच्छी है स्केटिंग में। अब ये भी चिल्लाने लगता है लिन को और बताता है कि मास्टर ने हाँ कर दी है। अपने मास्टर को थैंक यू कहता है और बोलता है कि आप बेस्ट हैं। उसके मास्टर बोलते हैं कि हाँ तुम भी बेस्ट हो और मैं इस लड़की को भी बेस्ट बना दूंगा। लिन की ट्रेनिंग कंटिन्यू होती है और वो मास्टर के अंदर काफ़ी कुछ सीख रही होती है। मास्टर उन्हें सिखा रहे होते हैं कि कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और अपने ड्रीम को हमेशा परस्यू करना चाहिए, चाहे मुसीबतें कैसी भी हों। अब वहाँ पे एक और लड़का आता है जिसका नाम फेंग होता है। फेंग लिन को यहाँ बुलाता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जिस पे वो बोलता है कि मेरा नाम फेंग शाओ है और मुझे निशी ने भेजा है। उसने तुम्हारे लिए ये स्पोर्ट्स शूट्स वगैरह खरीदे हैं तो तुम उसे एक बार देख लो और फिट करके देखो। जिस पे वो पूछती है कि निशी कहाँ पे चला गया है, तो फेंग बताता है कि लिन शी बीजिंग जा रहा है अपने पेरेंट्स के साथ और अब से वो हमारे साथ ट्रेनिंग नहीं लेगा, इसीलिए उसने तुम्हारे लिए ये गिफ्ट भेजा है और तुम्हें गुड बाय कहा है। अब ये देख के काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि निशी वो पहला पर्सन था जिसे वो इस दुनिया में जानती थी कि वो उसके लिए खड़ा होगा। अब यहाँ पे गुस्सा तो होती है उस पर लेकिन कुछ नहीं कहती है। बाद में हम देखते हैं निशी को जो कि अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा होता है और वो देखता है विंडो से बाहर कि काफ़ी सारे बच्चे ग्राउंड में हैं, जहाँ पर उसकी नज़र पड़ती है लिन पे और वो देखता है कि लिन ने फाइनली अपनी ज़िंदगी जीना चालू कर दिया है और वो यही सोचकर खुशी खुशी जा रहा होता है। उसके पेरेंट्स उससे कह रहे होते हैं कि अब तुम्हें आगे पढ़ाई अब्रॉड में हम कराएंगे और तुम्हें वापस यहाँ कभी नहीं लेकर आएंगे, लेकिन इसका पूरा ध्यान तो लिन पर होता है। बाद में हम देखते हैं कि चाइनीज़ न्यू ईयर आया होता है तो मास्टर लिन को अपने घर लेकर आते हैं, जहाँ पे उनकी वाइफ उसका बहुत अच्छे से वेलकम करती हैं और ये लोग एक फैमिली तरह बन गए होते हैं। अब हर साल मास्टर उसको अपने घर पर लेकर आते हैं हर फेस्टिवल पर। मास्टर उसे बोलते हैं कि तुम आज से मेरे साथ ही रहोगी और याद रखना कि एक कोच एक फ़ादर भी होता है, इसलिए तुम मुझे हमेशा अपने फ़ादर की तरह ही मानना। और वो कहते हैं कि ये घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना मेरे बेटे फेंग का है। फेंग भी इस चीज़ से काफ़ी खुश होता है कि आफ्टर ऑल उसे भी कोई खेलने के लिए मिल गया साथ में। अब ये लोग काफ़ी अच्छी हंसी खुशी अपना चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इसके दिमाग में तो सिर्फ निशी ही चल रहा होता है क्योंकि वो इसे मिस करती है। अब मास्टर की वाइफ उसके पास आकर उसे कार्ड देती हैं और बोलती हैं कि इसमें मैंने कुछ पैसे रखे हैं। मास्टर की वाइफ कहती हैं कि तुम उसे अपना चाइनीज़ न्यू ईयर गिफ्ट समझ के रख लो, लेकिन लिन मना कर देती है और बाद में सबके जाने के बाद उस पैसों को एक पैकेट के नीचे रख देती है। अब सभी अपने अपने काम पर जाने लगते हैं तो ये अकेली बैठी है। इसकी मास्टर बात कर रहे होते हैं उनकी वाइफ से कि लिन काफ़ी ज़्यादा अकेली है, उसके पेरेंट्स नहीं हैं और वो बचपन में ही अनाथ हो गई थी और जिन पेरेंट्स के साथ वो रहती है वो बिल्कुल भी अच्छा उसे ट्रीट नहीं करते हैं, सब उसे एक बर्डन की तरह ट्रीट करते हैं। वो काफ़ी छोटी है इसीलिए मैं उसे अपने घर लेकर आया हूँ। अब उसकी वाइफ बोलती है हाँ अच्छी बात है, तुम जाके सोफा पे सो, मैं जाके अपनी बेटी लिन के साथ सोऊंगी। अब ये देखकर मास्टर कहते हैं चलो कुछ तो अच्छा हुआ, एटलीस्ट मेरी वाइफ गुस्सा तो नहीं हुई। रात को जब फायर क्रैकर्स वगैरह सेलिब्रेट कर रहे होते हैं न्यू ईयर को, तो हम देखते हैं लिन को जो कि चुपचाप सोई होती है और अपनी मॉम को मिस कर रही होती है। वो अपनी मॉम के द्वारा लगाए गए पेड़ को देखती है और रोने लगती है। ये चीज़ मास्टर की वाइफ भी नोटिस करती हैं तो मिसेस फैन भी सोचती हैं कि लड़की काफ़ी ज़्यादा अकेली है और मैं उसे एक लड़की अपनी बेटी की तरह ही पालूंगी। हम सुबह देखते हैं कि इनकी ट्रेनिंग फिर से चालू हो जाती है और न्यू ईयर पे उनके मास्टर उन्हें उतने ही जोश से सब कुछ सिखा रहे होते हैं। सभी लोग एक दूसरे से कंपटीशन लगाते हैं और लिन हर बार फर्स्ट आ रही होती है और लिन को सिर्फ एक ही चीज़ पड़ी होती है कि उसे कैसे भी करके अपनी लाइफ में पैसा कमाना है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उसने हमेशा पैसे के बारे में ही सुना है। अभी जैसे ही खड़ी होती है और स्केटिंग करते करते ये बड़ी हो जाती है। वहीं हम फैंग को देखते हैं, वो भी बड़ा हो जाता है और ये दोनों साथ में ही अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। फैंग के फादर लिन के मास्टर हैं तो ये लोग सोचते हैं कि आज मास्टर बोल रहे थे कि हमारी मॉम यानी कि मिसेस फैंग का बर्थडे है तो हम लोग सब चलते हैं, जिस पे वो बोलती है कि हाँ मास्टर ने मुझे बताया है और मैं जाके मिसेस फैंग की बर्थडे की तैयारियां करती हूँ। तो ये बोलता है कौन सी तैयारी, तो ये कहती है सीक्रेट है। अब ये लोग मसाज हाउस आते हैं जहाँ पे सबसे पहले ये लोग डिसाइड करते हैं कि आज ये लोग जल्दी से एक हॉट बाथ लेंगे और उसके बाद जो इनको फ्री टिकट खाने के लिए मिली हैं उस पे ये लोग अच्छी अच्छी डिशेस ट्राई करेंगे। तो इस चक्कर में ये लोग काफ़ी ज़्यादा खा लेते हैं और उसके मास्टर बोलते हैं कि लिन तुम मेरी नंबर 1 स्टूडेंट हो, लेकिन तुमने आज मुझे इतना खिला दिया है कि अब मैं उठ भी नहीं सकता हूँ। जिस पे वो कहती है कि मास्टर अभी आपको रुकना नहीं है, हमें 1 घंटे बाद फिर से दूसरी डिशेस मिल रही हैं। जिस पे वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि बेटा यदि मैंने और खाया तो मेरा पेट फट
जाएगा, जहाँ पे अब उसकी मिस्टर मिसेस भी मना कर देती हैं और ये लोग एक मसाज हाउस में आ जाते हैं। अब ये सबको मसाज दे रही होती है, वहीं फैंग भी बोलता है कि मुझे भी दो, तुमने मम्मी पापा को मसाज दी है पर मुझे नहीं दी है। तो ये उसको मसाज देती है और बाद में जाके अपने गंदे हाथ उसके मुंह पर लगा देती है। तो ये बोलता है कि तुमने हैंड वॉश नहीं किए थे और तुमने सबके पैर को छुआ था। अब यहाँ पे गंदी सी शक्ल बनाता है जिस पे बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है मैम को सरप्राइज़ देने के लिए। अब ये लोग बर्थडे गिफ्ट लेकर आते हैं और केक वगैरह यहाँ पर कट करते हैं और मिसेस फैंग का बर्थडे मनाते हैं। अब ये अकेले ही आइस स्केटिंग कर रही होती है और फ्रीली घूम रही होती है। तो वहाँ पर एक लड़का आकर उसे बोलता है कि चलो कंपटीशन करते हैं। तो ये उसके साथ कंपटीशन करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन ये देखती है कि इस लड़की की स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा है और इस लड़के के हाव भाव भी निशी की तरह हैं। और बाद में ये देखती है कि निशी उससे आगे निकल गया है और ये पीछे रह गई है। तो इस कॉम्पिटिशन में निशी जीत जाता है और ये हार जाती है। निशी उससे बोलता है क्या तुमने मुझे पहचाना लिन, जिस पर वो कहती है हाँ मैंने तुम्हें पहचाना है, तुम लिंची हो, लेकिन तुम वापस कब आए और क्या तुम वापस नहीं जाओगे ना, तुम हमारे साथ ही ट्रेनिंग लोगे। जिस पे वो बोलता है कि हाँ मैं वापस नहीं जाऊंगा और मैं तुम्हारे साथ ही ट्रेनिंग लूँगा। अब वहाँ पर ये फैंग एक गार्ड बनने की एक्टिंग करता है और इन सबसे बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब फाइनली ये लोग अपने अपने हॉस्टल में चले जाते हैं। वहाँ पर बच्चे बात कर रहे होते हैं कि लिंची तो बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहा है, उसके पैसे ख़त्म हो गए होंगे तभी तो वो अब्रॉड से वापस आ गया है हमारे शहर में। और ये सारी बातें लिन भी यहाँ पर चुपचाप सुनती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि लिंची एक बियर हाउस में रह रहा है। तो वो डिसाइड करती है कि वो जाकर उसकी हेल्प करेगी, क्योंकि उसकी बहुत ही ज़्यादा गंदी मेमोरीज़ होती हैं स्टोर रूम के साथ कि उसको कितना अकेला महसूस होता था। तो ये जाकर फैंग से बोलती है कि तुमने लिंची का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा है। फैंग उससे बोलता है कि लिंची को किसी के साथ रहना पसंद नहीं है, इसलिए वो स्टोर रूम में रह रहा है। अब ये जाकर लिंची को देखती है तो निशी यहाँ पर स्टोर रूम में सामान वगैरह साफ़ कर रहा होता है, तो वो उसकी साफ़ सफाई में मदद करती है। लिंची उससे कहता है कि मैं यहाँ पे परमानेंट नहीं रह रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे टेम्पररी रह रहा हूँ। जिस पे वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, हम दोनों को शाम होने से पहले इस घर को साफ़ करना होगा तभी तो तुम यहाँ पे रहोगे। अब ये लोग काफ़ी अच्छे से साफ़ सफाई वगैरह करते हैं और इनका पूरा दिन चला जाता है। बाद में ये एक प्लांट रखती है और कहती है कि ये मेरा गिफ्ट तुम्हारी तरफ से। अब इन्हें फैंग का कॉल आता है। फैंग बोलता है कि मास्टर ने तुम दोनों को नीचे बुलाया है। अब इनके मास्टर इन्हें नीचे आकर बोलते हैं कि कॉम्पिटिशन जल्दी आ रहा है, यानी कि तुम लोग को एक कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना है जिस पे तुम लोग एक प्रोविंशियल टीम के साथ कॉम्पिटिट करोगे। तो फैंग बोलता है कि हम लोग उनके साथ कॉम्पिटिट कैसे कर सकते हैं, मैं तो पहले ही हार जाऊंगा, मुझे कॉम्पिटिशन नहीं करना है। जिस पे उनके मास्टर बोलते हैं कि तुम्हें ये रेस करनी पड़ेगी क्योंकि ये हमारे लिए एक स्कॉलरशिप का सवाल भी है। यदि तुम तीनों ही इसमें फर्स्ट आओगे तो तुम्हारा एनरोलमेंट एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। अब इनके मास्टर के मोटिवेशन से ये दोनों तो मान जाते हैं और मास्टर लिन को पास बुलाकर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकाला है, तुम प्लीज़ इसे भर दो और सोच समझ के बताना कि तुम्हें कौन सी टीम को ज्वाइन करना है। तो ये रात में जब सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं तो ये बताती है कि ये जिया गैंग टीम में जा रही है, ये मास्टर वाली टीम में नहीं जाएगी जहाँ पर निंची और बाकी लोग जा रहे होते हैं। जिस पे सभी कहते हैं कि तुम्हें इतनी दूर क्यों जाना है, क्योंकि प्रोविंशियल टीम तो हमारे शहर में रह के कॉम्पिटिट कर लेगी। लेकिन ये मना कर देती है और कहती है कि मैं अपने होम टाउन वापस जाना चाहती हूँ। सभी का मुँह उतर जाता है और यहाँ पे फैंग बोलता है कि तुम रोना मत यदि तुम जिया गैंग वापस जाओगी तो। जिस पे वो कहती है कि मैं नहीं रोऊंगी, रोगे तो तुम। अब ये यहाँ पे हम देखते हैं कि निशी का चेहरा तो बिल्कुल ही उतर जाता है। उसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।